हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेरेंटल केयर इन फिशेस। समझेंगे कि फिश के अंदर किस तरीके से पेरेंटल केयर होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। तो एक बार जाके उसको अभी एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं डायरेक्टली कि पेरेंटल केयर इन फिशेस क्या होता है। तो जनरली पेरेंटल केयर फिशेस के अंदर समझने से पहले हमें समझना होगा पेरेंटल केयर क्या होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेरेंटल केयर, तो पेरेंटल केयर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई भी पेरेंट अपने यंग वंस की टेक केयर करता है जिससे कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सके, अपने प्रीडेटर से लड़ सके या प्रीडेटर के सामने वो अपने आप को सरवाइव करवा सके, बचा सके। ठीक है, यानी जनरली क्या होगा कि अगर पेरेंटल केयर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, अगर किसी भी स्पीशीज के अंदर अगर पेरेंटल केयर एब्सेंट है तो आप देखोगे कि वहां पर क्या होगा कि यंग वंस के अंदर जो डेथ का रेट है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि पेरेंटल केयर है ही नहीं तो जो यंग वंस जो प्रोड्यूस होगा उसके अंदर डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है। इवन मैंने इसको इकोलॉजी के अंदर सर्वाइवरशिप कर्व से भी रिलेट कर दिया था, जहां पर हमने जो टाइप 1 और टाइप 3 कर्व जो देखा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो टाइप 1 कर्व होता है उसके अंदर पेरेंटल केयर प्रेजेंट था। तो जहां पर भी पेरेंटल केयर प्रेजेंट होता है वहां पर ये जो यंग वंस होता है उसका जो डेथ रेट है वो कम होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो पेरेंटल केयर से हम क्या समझते हैं, पेरेंटल केयर एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस या अपने एग की टेक केयर करता है। ठीक है, और उसको तब तक उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब तक कि वो क्या है, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम बात करें फिशेस की, ठीक है, अगर हम फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस के अंदर हमें वो एक्सट्रीम लेवल का पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलता, या बोल सकते हो कि पेरेंटल केयर फिशेस के अंदर लगभग एब्सेंट के बराबर है। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है या कुछ ही फिशेस हैं जिनके अंदर हमें पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, अदरवाइज मैक्सिमम फिशेस के अंदर पेरेंटल केयर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फिशेस है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में एग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जब लार्ज अमाउंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म जब एग प्रोड्यूस करता है या यंग वंस प्रोड्यूस करता है तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि पेरेंटल केयर लगभग एब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन कुछ फिशेस के अंदर हमें पेरेंटल केयर देखने को मिल जाता है और उसी पेरेंटल केयर को हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर अलग अलग मेथड्स होंगे, उन सारे मेथड्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजों को एक बार हम पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो फिशेस होता है जो अगर हम बात करें फिशेस की, तो फिशेस क्या करता है, बहुत ही कम पेरेंटल केयर को शो करता है, या बोल सकते हैं कि उनके अंदर पेरेंटल केयर बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ग्रेट नंबर्स में एक्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ग्रेट नंबर में एक्स और स्पर्म प्रोड्यूस होंगे या यंग वंस प्रोड्यूस होंगे तो इस केस में क्या है कि पेरेंटल केयर लगभग एब्सेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन कुछ आपको नोटेबल एक्सेप्शंस देखने को मिल जाएंगे या कुछ ऐसे फिशेस देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर आपको पेरेंटल केयर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेरेंटल केयर है अगर हम बात करें उसके अंदर हम बात करेंगे नेस्ट बिल्डिंग। उसके बाद सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, नेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो नेस्ट बिल्डिंग में क्या होता है कि एक फिश है, ठीक है, जिसको हम स्टिकल ब्लैक बोलते हैं। ये जो फिश है वो क्या करता है कि पानी के अंदर जो प्रेजेंट जो डेड एल्गीज होते हैं उनको क्या करेगा, आपस में कलेक्ट करेगा और उनके किडनी से, और ये जो फिश है इसके किडनी से क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। और ये जो स्टिकी सब्सटेंस क्या करेगा, इस डेड एल्गी या बोल सकते हैं जो डेड प्लांट के पार्ट्स हैं इन सभी को स्टिक करके एक नेस्ट का जैसा फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, अब ये जो स्टिकल ब्लैक है ये क्या करेगा, इस तरीके से नेस्ट के जैसा स्ट्रक्चर का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पर ये क्या करता है, बाकी जितने भी फीमेल्स होती हैं उन फीमेल्स को ये क्या करता है कि अलाउ करता है, और ये सारी की सारी फीमेल क्या करती हैं, यहाँ पर एग को प्रोड्यूस करती है या फिर बोल सकते हैं अपने एग को यहाँ पर रख देती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मेल स्टिकल ब्लैक है वो क्या करेगा
इस पूरे के पूरे इस एग को प्रोटेक्ट करता है और बहुत विग्रसली प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा फिश अगर आ जाए तो उसको मार के भगा देगा, यानी इतना ज्यादा विग्रस हो यहाँ पर ये इसको ध्यान रखता है। ठीक है, तो ये क्या है, नेस्ट फॉर्मेशन कहलाता है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। तो जनरली क्या करेंगे कि जितने भी मेल फिशेज होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फीमेल को अलाउ करते हैं ताकि वो उस टनल के अंदर या उस नेस्ट के अंदर क्या करें कि अपने एग को ले कर दें, और जो मेल है उसको फायरसली गार्ड करता है अंटिल हैच, यानी जब तक कि वो एग हैच नहीं हो जाता तब तक वो उसको गार्ड करता रहता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि मेल बॉफिन्स की, ठीक है, में बॉफिन्स की बात करें तो क्या करता है, एक क्रूड नेस्ट का फॉर्मेशन करता है और अपने यंग वंस या एग को गार्ड करता है उसके बाद। ठीक है, तो बॉफिन्स के अंदर क्या है, क्रूड नेस्ट का फॉर्मेशन होगा, ये याद रखना है। लेकिन अगर हम बात करें मेल अफ्रीकन लंगफिश, जिसको हम प्रोटो टेरस बोलते हैं, वो क्या करता है, गड्ढा खोदता है, ठीक है, डिग पिट्स एंड विगरसली गार्ड्स द एरिएट अप टू 5000 एग। यानी इसमें क्या होगा कि जो आपका अफ्रीकन मेल लंगफिश है वो क्या करेगा, एक गड्ढा सा खोदता है, उस गड्ढे के अंदर क्या है, वो लगभग बाकी फीमेल्स को अलाउ करता है, जिसके अंदर लगभग 5000 अंडे रहते हैं। ठीक है, 5000 अंडे उस क्या है, उस गड्ढे के अंदर रखे जा सकते हैं, और उस अंडों को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर हम बात करें मेल अमेरिकन लंगफिश की, ठीक है, जिसको हम लेपिडोसाइरन भी बोलते हैं, ये क्या करता है, ये मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स to diffuse oxygen to the egg, and while male beta and macropodus collects egg in their mouths for floating nest। यानी इसका मतलब क्या है कि जो अगर हम लेपिडोसाइरन की बात करें तो ये क्या करता है, अपने पेल्विक फिन से उस पर्टिकुलर जगह को हवा प्रोवाइड करता है, एरिएशन प्रोवाइड करता है, सो दैट कि जो एग्स है वो वहां पे डेथ ना कर जाए। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम मेल बेटा की बात करें तो ये अपने माउथ के अंदर ही क्या करता है, फ्लोटिंग नेस्ट बना लेता है, जिसके अंदर वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये बात आपको याद रखनी है नेस्ट फॉर्मेशन के अंदर। तो पहला क्या है, नेस्ट फॉर्मेशन है। तो एक तो यहां पर होगा कि प्लांट और अपने बॉडी के अंदर जो स्टिकी सब्सटेंस है उसकी मदद से नेस्ट प्रोवाइड करेगा, और मेल्स का काम होता है यूजुअली यहां पर प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कॉइलिंग अराउंड द एग। कॉइलिंग अराउंड द एग का मतलब क्या है कि यहां पर जो फिश है, जैसे कि अगर हम बात करें फॉलिस का, यहाँ पे फॉलिस का जो मेल होता है वो करता क्या है, जो एग है उस एग के चारों तरफ अपने आप को कॉइल कर लेता है, और इसको तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक इसके अंदर हैचिंग ना हो जाए। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। तो हैचिंग तक ये इसको प्रोटेक्ट करके रखने वाला है। तो यही चीज यहाँ पर आपको डायग्राम की मदद से आप देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, पेरेंट गार्ड्स द एग बाय कॉइलिंग अराउंड देम। यानी यहाँ पर जो पेरेंट है, जो मेल पेरेंट है, वह एग की प्रोटेक्शन का कैसे करता है, उसके चारों तरफ कॉइल होके या उसके चारों तरफ इस तरह से घूम के इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, द एग्स आर रोल्ड इनटू द बॉल्स ऑफ स्फीयर, और एग्स यहाँ पे क्या है, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, आपको ध्यान रखना है। गार्डिंग बिहेवियर कंटिन्यूज अंटिल द एग हैच। यानी ये जो गार्डिंग वाला बिहेवियर है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा जो एग है उसके अंदर हैचिंग नहीं हो जाती। तो ये बात याद रखनी है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉइलिंग अराउंड द एग। नेक्स्ट बात करते हैं अटैचमेंट टू द बॉडी। अब अटैचमेंट टू द बॉडी में होगा क्या कि जैसे यहां पर आप देख रहे हो कुर्टस की एक फिश है, कुर्टस। कुर्टस क्या करेगा, इसके हेड पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और इसी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से क्या करता है, ये अपने एग्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लेता है, एग को यहाँ पर कलेक्ट करके रखता है, और ये तब तक इसको यहाँ पे रखता है जब तक इसके अंदर हैचिंग ना हो जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट टू द बॉडी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, द फिश डिस्क्राइब्ड इज फाउंड इन न्यू गिनिया। ठीक है, ये न्यू गिनिया के अंदर पाए जाने वाला कुर्टस है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इसका मेल स्पीसीज है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एग को कैरी करने के लिए। ठीक है, अब मेल्स के अंदर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर या हुक लाइक प्रोसेस प्रेजेंट होता है जो कि उसके हेड के ऊपर होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा कि एग्स को कैरी करने में हेल्प करता है, और ये तब तक उसको कैरी करता है जब तक कि वो एग हैच ना हो जाए। यानी बेसिकली ध्यान रखना है कि ये सारे जितने भी फिशेस हैं ये एग को तब तक कैरी करेंगे जब तक वो हैच आउट ना हो जाए, उसके अंदर से फ्राई ना बन जाए, तब तक उसको क्या करेगा, हैच आउट करेगा। ठीक है, तब तक उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट है इंटेग्यूमेंट्री कप्स। इंटेग्यूमेंट्री कप्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर फीमेल्स की बॉडी का जो लोअर वाला पार्ट होता है
वो थोड़ा सा स्पॉन्जी टाइप का हो जाता है, तो जो एग्स है उसी के अंदर क्या कर दिया जाता है, पुश कर दिया जाता है, सो दैट कि वो वहां पे प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। सो आप देखोगे कि अगर हम बात करें एस्पेरिडो या प्लेटी स्टेकस, इसके अंदर होगा क्या कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, आर प्रेस्ड इनटू द सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन्स ऑफ फीमेल बेली। यानी यहाँ पर क्या है कि फीमेल की जो बेली का जो वेंट्रल वाला पार्ट होता है, जो वेंट्रल पार्ट होगा बेली का, वो सॉफ्ट स्पॉन्जी होता है। तो यहाँ पे जो एग है वो उसके अंदर प्रेस कर दिया जाता है, उसके अंदर ठूस दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। और वहीं पर क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सो जो ईच एग अटैच्ड वाया स्टॉक इनटू द कप लाइक डिप्रेशन ऑफ द इंटेग्यूमेंट। यहाँ पे जो डिप्रेशन है, कप के जैसा डिप्रेशन होता है, इसी के अंदर पूरा वो एग प्रेजेंट होगा, और फीमेल उसको तब तक कैरी करती है जब तक कि वो हैच नहीं हो जाता। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर वो तब तक एग को कैरी करेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तब तक कैरी करेगा जब तक कि वो कंप्लीटली हैच आउट नहीं हो जाता, ठीक है। सो ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट जो तरीका है वो है शेल्टर इन द माउथ। शेल्टर इन द माउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे फिशेस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें एरिकस कैटफिश हो गया। यहाँ पर क्या होगा कि जो इसका मेल है वो एग्स को अपने माउथ के अंदर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, माउथ के अंदर रखता है, तब तक रखता है जब तक उसके अंदर हैचिंग ना हो जाए। और जैसे ही हैचिंग हो जाएगा तो उसके माउथ से आप देख रहे हो कि इस तरीके से बहुत सारे फ्राई बाहर निकल रहे हैं, छोटे छोटे फिशेस बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेगा क्या कि जो एरिकस कैटफिश है उसका मेल क्या करता है, एग्स को अपने माउथ के अंदर कैरी करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसका क्या होगा, यंग फिश ऑल्सो यूजेस द पेरेंट्स माउथ फॉर द शेल्टर ड्यूरिंग द डेंजर। यानी जैसे ही उसको यंग फिश को जब लगता है कि बाहर डेंजर है, तब वो माउथ का यूज कर सकता है एज अ शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो माउथ है वो एज अ ब्रूडिंग की तरह बिहेव कर रहा है, प्रोटेक्शन या हैचिंग के लिए या उसके सेफ्टी के लिए यूज किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, ये माउथ का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रूड पाउच। अब ब्रूड पाउच आपको देखने को मिलता है सी हॉर्स या फिर आप इसको हिप्पोकैम्पस के अंदर देख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा कि जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल अपने एग्स को क्या करते हैं, मेल के अंदर, मेल का ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रूड पाउच बोलते हैं, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस ब्रूड पाउच के अंदर उसको यॉर्क सैक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, इसको बहुत अच्छे से पूरा ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जिसके अंदर जो पूरा एग है वो अच्छे से हैच आउट हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो ब्रूड पाउच है वो हमेशा मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रूड पाउच फीमेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको हम प्रेग्नेंट मेल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट मेल भी बोला जाता है। ये बात आपको याद रखेंगे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्रूड पाउच, ठीक है। तो ब्रूड पाउच में ही क्या होगा कि जो फीमेल्स है वो एग को डाल देती है, और उसके बाद क्या है कि वहीं पर पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, सी हॉर्स या हिप्पोकैम्पस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, फीमेल ट्रांसफर एग टू द स्पेशलाइज्ड पाउच लोकेटेड इन द मेल्स बेली, ठीक है। मेल क्या करता है, इसको इंक्यूबेट करता है अंटिल दे हैच आउट। दिस प्रोसेस फॉर्म्स द मेल प्रेगनेंसी where the male provides a placental like environment for the developing embryo including nutrient transport and oxygen control। ये सारे के सारे काम किसका होगा, मेल का होता है, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आप बात करते हैं मरमेड पर्स। अब मरमेड पर्स में होता क्या है कि यहाँ पर जनरली अगर हम बात करें कि जो शार्क होते हैं, ठीक है, जो ओविपेरस डेवलपिंग शार्क होते हैं, वो क्या करेंगे, अपने एम्ब्रियो को इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अंदर उनका एम्ब्रियो सेफ रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एम्ब्रियो है, और इस एम्ब्रियो के जस्ट नीचे इस तरीके से टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये टेंड्रिल लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये क्या करेगा, इन स्ट्रक्चर्स की मदद से ये प्लांट हो गया, इनसे इसको मतलब कि अटैच करवा के रख देता है। और जब पूरी तरीके से इसके अंदर का जो एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा तो ये पाउच फटता है, और फटने के बाद क्या है, यहाँ से शार्क बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो ये हो गया मरमेड पर्स। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा कि लॉन्ग कर्ली जो टेंड्रिल है वो सिक्योर्स द एग केस एंड स्वीट टू द कोरल। ये क्या करेगा, कोरल के साथ या प्लांट्स के साथ उसको बांध के रखता है, ये जो टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि सम शार्क्स, स्केट्स एंड काइमेरास के अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्या, ऑफन फाउंड वॉश्ड अप बीचेज आफ्टर हैचिंग अपियरिंग डार्क लेदरी। यानी यहाँ पर क्या होगा कि जब हैचिंग हो जाएगा तो जब बीचेस के आसपास ये आपको कुछ इस तरीके का ब्लैक सा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है।
तो इसी को हम मरमेड पर्स बोलते हैं, ठीक है। सो मरमेड पर्स शार्क के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विविपेरिटी। अब विविपेरिटी क्या होता है इसको समझते हैं। आपने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द फिशेस कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। ओविपेरस का मतलब अंडे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिशेस भी हैं जो बच्चे देते हैं, जैसे स्कॉलियोडॉन हो गया जिसको डॉगफिश बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो इनका जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है, यहाँ पर बाहर डेवलपमेंट नहीं होता। अब क्योंकि बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है तो सबसे ज्यादा जो सिक्योर अगर एनवायरनमेंट है वो विविपेरिटी के अंदर ही होता है। यहाँ पर जो बनने वाला एम्ब्रियो है वो सबसे ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कुछ स्पीसीज हैं जिस फिशेस की, जैसे डॉगफिश हो गया जिसको स्कॉलियोडॉन बोल सकते हैं, सरफिश हो गया, ये सब क्या है, विविपेरस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है, यानी मदर के बॉडी के अंदर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या हो कि जो एम्ब्रियो है प्राइमरली नरिश्ड बाय यॉर्क सैक एंड प्लेसेंटा, यानी यहाँ पर क्या होगा कि यॉर्क सैक और प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है और उसी से वो न्यूट्रिशन गेन करता है, ठीक है। और जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि वो बेबी बाहर निकलेगा। और इसी केस में आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन या हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर या प्रोटेक्शन आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।